आज हम पढ़ेंगे, अब तक हमने आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस इनके बारे में बता दिया। हमारा एक ठोस रह रहा था चौथा, वो था सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो देखो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे अवयवी कण परमाणु होते हैं, और जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में दो परमाणु के बीच में समान इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो हमारा कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध। ठीक है। और इन सहसंयोजक बंधों से बनने वाले ठोस हमारे क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। तो देखो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी ठोस बोल सकते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस बोल सकते हैं। तो देखो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो हमारे परमाणु होते हैं। हम जानते हैं कि इन्हीं दो परमाणु के बीच में समान इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो हमारा कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंधों से निर्मित होने वाले ठोस हमारे क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है। इन ठोसों के क्या क्या गुण हैं? इन ठोसों में जो सहसंयोजक बंध पाया जाता है वो प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। दूसरा, यह सहसंयोजक बंध प्रबल होने के साथ साथ इस सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रकृति होती है। ठीक है। तीसरा, ये सहसंयोजी नेटवर्क ठोस हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं। चौथा जो इनका होगा, इनका गलनांक उच्च होता है। और पांचवा इनका गुण होगा कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। लेकिन ग्रेफाइट है जो हमारा क्या इसमें अपवाद है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये अपवाद है, लेकिन किसके अंदर आता है? सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस के अंदर आता है। ये हमारे सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस हो गए। देखो सहसंयोजी नेटवर्क ठोस क्या होते हैं? इनमें अवयवी कण परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं, और जब किन्हीं दो परमाणु के बीच में समान इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो हमारे बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। और इन सहसंयोजक बंधों से निर्मित होने वाले ठोस हमारे सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। इसमें जो सहसंयोजक बंध पाया जाता है वो प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, और इस सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रकृति होती है, जैसा कि वो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। विद्युत के कुचालक होते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, और गलनांक इनका उच्च होता है। सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर, कमरे के ताप की अगर हम बात करें तो कमरे के ताप पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पलों में हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज होता है, लेकिन हीरा अपवाद है। हीरे में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण ही हीरा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो हमारा सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा
वो होगा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा जालक बिंदु। तो देखो जालक बिंदु क्या होता है, हमको पता है किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। इन अवयवी कणों को हम बिंदु के रूप में भी दर्शा सकते हैं, पर यहां पर इनको बड़ा या फिर अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इनको क्या गोलों के रूप में दर्शाया, लेकिन इनकी वास्तविक संरचना ऐसी नहीं होती। अवयवी कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो इन अवयवी कणों को हम बिंदु के रूप में भी दर्शा सकते हैं। इन अवयवी कणों को हम बोलते हैं जालक बिंदु। पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं उनको हम बोलते हैं जालक बिंदु। इसकी परिभाषा क्या होगी, पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों को जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, ये अवयवी कण इन बिंदुओं को, अवयवी कणों को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो इन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। ठीक है, हमारा ये जालक बिंदु क्लियर हो गया। फिर दूसरा आता है हमारा जालक तल। तो देखो जालक तल क्या होता है, जब ये जालक अवयवी कण या फिर हम बोल सकते हैं जालक बिंदु एक ही पंक्ति में उपस्थित होते हैं, ये एक ही पंक्ति में उपस्थित हैं, तो ये हमारी तल समान संरचना का निर्माण हो जाता है। इसे हम बोलते हैं जालक तल। किसी पदार्थ में जब जालक बिंदु एक ही पंक्ति में उपस्थित होते हैं तो हमारे एक तल समान संरचना का निर्माण हो जाता है, उस तल को हम बोलते हैं जालक तल। ठीक है, अब आता है हमारा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, काफी सारे जालक तल, ये सारे जालक तल हैं, काफी सारे जालक तल मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। ये पूरी एक संरचना हो गई हमारी। इस पूरी संरचना को हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, काफी सारे जालक तल मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उस संरचना को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, जालक तल और क्रिस्टल जालक। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, तो देखो एकक कोष्टिका क्या होता है, क्या होती है,
मतलब कि इस क्रिस्टल का, या फिर हम बोल सकते हैं ये छोटे से छोटा भाग, इसमें देखो 4 भाग बन के निकल के आ रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे एक आयत होता है और इस आयत को हम 4 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। इन 4 भागों से ही इस आयत का निर्माण हुआ है, 1 2 3 4। तो इसमें छोटा सा छोटा जो भाग होगा उसको हमने खोलकर यहाँ पर दर्शा दिया है। संरचना इस प्रकार से रहती है क्रिस्टल के अंदर जुड़ी हुई। तो इसका ये छोटे से छोटा भाग ये हमारा कहलाएगा एकक कोष्ठिका। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह छोटी से छोटी संरचना जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने से, देखो एक बार यहाँ आ गया, फिर यहाँ पुनरावृत्ति होगी, फिर यहाँ पुनरावृत्ति होगी, फिर यहाँ पुनरावृत्ति होने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है या क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। इसमें देखो इस वाले चित्र में एकक कोष्ठिका का ये वाला भाग होगा। यहाँ पर क्लियर समझ में नहीं आने के कारण मैंने इसको आयत के एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया है, ठीक है। तो हमारी ये एकक कोष्ठिका हो गई। अब एकक कोष्ठिका को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, और दूसरा है हमारा केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन सी हमारे? कायिक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा है हमारा अंतरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो एकक कोष्ठिका के, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो एकक कोष्ठिका के सिर्फ कोनों पर ही स्थित होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर स्थित है, इसमें देखो अवयवी कण, ये एक एकक कोष्ठिका है, तो इसमें अवयवी कण कोनों पर स्थित हैं, तो इसको हम बोलेंगे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब हम बात करें कायिक केंद्रित एकक कोष्ठिका। कायिक केंद्रित एकक कोष्ठिका में ये अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ एक अवयवी कण बीच में इसके मध्य में उपस्थित होगा। कायिक केंद्रित एकक कोष्ठिका में इस जब अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ मध्य में स्थित होता है, बीच में स्थित होता है, तो उसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है वो कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होंगे। 6 फलकें होती हैं, तो 6 फलकों पर, घन की 6 फलकें होती हैं, 6 फलकों पर 6 अवयवी कण होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी कहलाएगी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। मतलब जिस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित हो, तो उसे हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फिर हमारी तीसरी है
अंतरा केंद्रित एकक कोशिका। अंतरा केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? देखो, अंतरा केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ दो आमने सामने के कोनों पर उपस्थित होंगे। आमने सामने के फलकों पर उपस्थित होंगे, कोनों पर नहीं, सॉरी, आमने सामने के फलकों पर उपस्थित होंगे। जैसे इस वाली फलक पर हो सकते हैं या फिर इस वाली फलक पर भी हो सकते हैं, किसी भी फलक पर हो सकते हैं। दो आमने सामने की फलक पर होंगे, कभी भी इस प्रकार से नहीं होंगे, आमने सामने की फलकों पर ही होंगे। ये हमारा कहलाएगा अंतरा केंद्रित एकक कोशिका। जब अवयवी कण एकक कोशिका में प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ आमने सामने की फलकों पर भी उपस्थित हो तो हमारा कहलाता है अंतरा केंद्रित एकक कोशिका। ये हमारी एकक कोशिका कंप्लीट हो गई। एकक कोशिका दो भागों में बांटा गया है, सरल या आद्य एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। और इन केंद्रित एकक कोशिका को तीन भागों में बांटा गया है। इनके तीनों भागों को यहाँ समझा दिया गया है। इनमें देखो क्या क्या फर्क होता है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ाएंगे।